शायद ये पहली बार था भारत के इतिहास में कि किसी प्रधानमंत्री को खुद चलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। ऐसी क्या बात हो गई थी कि भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को खुद थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। और शायद भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पहली बार हुआ होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अतीक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द ट्रूथ। आज की इस वीडियो में डिकोड करेंगे एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसे खुद चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अंजाम दिया। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। शाम का समय था। एक किसान जिसका नाम केसुआ होता है, वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहर थाने के बाहर पहुंचता है। वो एक पल के लिए बाहर रुककर थाने को एक नजर से देखता है। वो एकदम साधारण सा थाना था जहां पर लोग न्याय की उम्मीद में आते हैं। केसुआ गहरी सांस लेकर थाने के अंदर झिझकते हुए दाखिल होता है। अंदर का नजारा बड़ा ही आम था। कुछ पुलिस वाले गपशप में लगे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे। केसुआ बड़ा डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किससे बात करे, किसके पास जाकर अपनी कहानी बताए। वो चारों तरफ नजर घुमाता है। उसकी नजर एक कोने में बैठे हुए हेड कांस्टेबल पर पड़ती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो हेड कांस्टेबल टेबल पर पैर फैलाकर एकदम एक राजा की तरह बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ का राजा है और ये पूरा जो पुलिस थाना है वो उसका दरबार है। जब वो हेड कांस्टेबल देखता है कि सामने कोई मेले कुचले कपड़ों में नंगे पैर एक किसान खड़ा है, तो वो वहीं से बिना कोई सम्मान दिखाए, बिना अपनी कुर्सी से उठे, उसी तरीके से बैठे हुए एक गंदे लहजे में उस किसान को आवाज लगाता है। हाँ, क्या बात हो गई, क्या काम है, जल्दी बोलो। उसकी आवाज में घमंड साफ साफ नजर आ रहा है, जो अक्सर पुलिस वालों की आवाज में किसी लाचार इंसान को देखकर आता है। वो किसान हाथ जोड़कर, झुककर, झिझककर, हकलाते हुए बोलता है कि हुजूर, मैं मेरठ से आया हूँ। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ बेल खरीदने आया था, लेकिन रास्ते में किसी बदमाश ने मेरी जेब काट ली और मेरे सारे पैसे ले गए। मैं उसी सिलसिले में यहाँ शिकायत लिखवाने आया हूँ हुजूर। उस किसान की आवाज में दर्द और बेबसी। हेड कांस्टेबल ने उस किसान को ऊपर से नीचे पूरी शक भरी निगाहों से देखा कि क्या ये सच बोल रहा है, और फिर नजरें टेढ़ी करके एक टॉन्ट मारने वाले लहजे में कहा, अरे वाह, मेरठ से इतना दूर यहाँ पर बेल खरीदने आए हो? क्यों भाई, मेरठ में बेल वगैरह नहीं मिलते क्या? मैं बेल खरीदने आया था या मेरे मजे लेने? सारे पैसे उड़ा दिए होंगे, अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो चोरी का नाटक कर रहे हो। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हंस पड़े। कांस्टेबल आगे कहता है, और सबूत क्या है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? कोई देखने वाला है? जेब कटने की रसीद है? इतना कहकर वो हंस पड़ता है। केसुआ चुपचाप खड़ा रहता है, नीचे सर झुका है। उसके बाद वो हेड कांस्टेबल कठोर आवाज में कहता है, देखो, यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं रोज ऐसी कहानियां लेकर। हो सकता है तुम्हारे पैसे कहीं गिर विर गए हो, या फिर तुमने कहीं ढाबे पर खाने पानी में खर्च कर दिए हो। बिना सबूत के हम कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अब जाओ यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो। इतना कहते ही वो हेड कांस्टेबल उंगली से उसे बाहर जाने का इशारा करता है। केसुआ गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि हुजूर, मेरे सारे पैसे चले गए, मैं इस हालत में घर कैसे जाऊं? कम से कम एक शिकायत तो लिख दीजिए। ये सुनते ही कांस्टेबल गुस्से में कहता है, अरे तुम सुनते नहीं हो क्या? बिना सबूत कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। केसुआ निराश होकर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर वो बेबसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो वही एक कोने में खड़ा रहकर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊं? थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी भी उसे देखकर आपस में कुछ न कुछ फुसफुसा रहे थे। कुछ देर बाद एक मोटा सा सिपाही, जिसके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी, केसुआ के पास पहुंचता है और उसके पास आकर धीमी आवाज में बोलता है, जैसे कोई राज की बात बता रहा हूं। सुनो बाबा, देखो तुम परेशान लग रहे हो, मुझे तुम पर दया आ रही है। केसुआ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सिपाही आगे कहता है, देखो, यहाँ काम ऐसे नहीं होता, कुछ खर्चा पानी का इंतजाम करना पड़ता है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। केसुआ ने मासूमियत से पूछा, खर्चा पानी कितना? वो सिपाही इधर उधर देखता है, फिर कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 35 रुपए, बस इतना दे दो, फिर देखो तुम्हारी रिपोर्ट फटाफट लिख दी जाएगी, वरना जानते हो इन बड़े बाबू को कैसे मनाया जाता है। केसुआ ने सर हिलाकर हाँ कहा कि अब शायद अब यही बस एक रास्ता है। केसुआ धीमे से कहता है, ठीक है, मैं देता हूँ। सिपाही खुश हो गया और बोला, अच्छा किया, अच्छा फैसला लिया, चलो मुंशी के पास चलते हैं। सिपाही केसुआ को लेकर मुंशी के पास गया। मुंशी एक मेज पर बैठा था। मुंशी के आगे कागज बिखरे हुए पड़े थे। सिपाही मुंशी से आकर उसके कान में कुछ कहता है। मुंशी समझ वाली निगाहों से किसान की तरफ देखकर सर हिलाता है। फिर मुंशी कागज निकालता है और शिकायत लिखना शुरू करता है। वो उस किसान से उसका नाम पूछता है। किसान बताता है चरण सिंह। फिर उसके पिता का नाम पूछता है। किसान बताता है चौधरी मीर सिंह। मुंशी पूछता है गांव।
तो फिर वो अपने गांव का नाम बताते हैं, चोरी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कितने पैसे थे। सब कुछ विस्तार में बताने के बाद वो मुंशी कागज उनके सामने रखता और कहता है, अच्छा बाबा अब बताओ, अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे? केसुआ ने शर्मिंदगी भरी निगाहों से सर झुकाकर कहा, हुजूर मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैं अंगूठा लगाऊंगा। मुंशी ने सर हिलाया जैसे उसे यही उम्मीद थी। मुंशी किसान की तरफ स्याही का पैड और कागज बढ़ाता है और कहता है, लो अंगूठा लगा दो इसमें। लेकिन जो चीज अगले पल में होने वाली थी वो वहां मौजूद किसी पुलिसकर्मी ने नहीं सोची। केसुआ अपनी धोती में हाथ डालता, वहां मौजूद मुंशी और सिपाही को लगता है शायद रिश्वत के पैसे निकाल रहे। लेकिन जैसे ही वो हाथ अंदर से बाहर निकालते, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। केसुआ के हाथ में रिश्वत के पैसे नहीं बल्कि एक चमकती हुई सरकारी मुहर और कलम थी। ये देखते ही मुंशी की सांसें रुक गई। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, केसुआ अपनी मुहर को स्याही के पैड पर अच्छे से लगाता है और अच्छे से भिगोने के बाद धप करके कागज पर रख देता है। मुंशी कांपते हुए हाथों से कागज को उठाता। जैसे ही उसकी नजर मोहर पर जाती है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वहां साफ साफ लिखा था, चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। मुंशी का गला सूख गया था, हाथ कांपने लगे थे। वो हकलाते हुए देखता है कि वो किसान अब कलम उठा रहा है और साफ सुथरी पढ़े लिखे आदमी की हैंडराइटिंग में चरण सिंह लिखता है। ये देखते ही मुंशी की चीखें निकल जाती है और वो कागज उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। थाने में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शोर मच गया। हेड कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया, कहा, क्या हुआ? मुंशी ने कांपती उंगली से उस किसान की ओर इशारा किया। सिपाही जिसने रिश्वत मांगी थी वो जमीन पर ही बैठ गया। उसके होश उड़ गए। धीरे धीरे थाने के सभी पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। जब उन्हें असलियत का पता चला तो सबके चेहरे सफेद हो गए। देश के प्रधानमंत्री खुद किसान बनकर थाने में आए थे। जिससे उन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसे उन्होंने भगाया था, जिसका उन्होंने अपमान किया था, वो कोई और नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। हेड कांस्टेबल की टांगे कांपने लगी। वो चौधरी चरण सिंह के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माफ कर दीजिए हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे, हमसे गलती कैसे हो। बाकी सभी पुलिस वाले भी घबराहट से कांप रहे थे। कोई पैर पकड़ रहा था, कोई माफी मांग रहा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने किसी को भी छूने नहीं दिया। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब उनके चेहरे पर किसान का भाव नहीं था, अब वहां प्रधानमंत्री की गंभीरता थी, एक पिता की नाराजगी थी और एक न्यायप्रिय इंसान का गुस्सा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मुझसे माफी मत मांगो, मैं प्रधानमंत्री हूं इसलिए तुम लोग डर गए। लेकिन सोचो, अगर मैं सच में एक गरीब किसान होता तो क्या होता? तुमने मुझे अपमानित किया, भगाया, मुझे मेरी परेशानी का मजाक उड़ाया और मुझसे रिश्वत मांगा। अगर मैं असली में गरीब होता तो मैं कहां जाता, किससे शिकायत करता, मेरी आवाज कौन सुनता? तुम लोग रोज कितने गरीब किसानों, मजदूरों के साथ ऐसा करते हो, कितने बेगुनाहों से रिश्वत मांगते हो, उनकी मदद करने के बजाय उन्हें परेशान करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पुलिस हो, जनता के रक्षक हो, लेकिन तुम खुद ही जनता को लूट रहे हो। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था, निराशा भी थी। पूरे थाने में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं पा रहा। चौधरी चरण सिंह ने आगे कहा, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे दिल्ली में बैठे बैठे रोज शिकायतें मिलती थी कि थानों में गरीबों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। मैं देखना चाहता था कि ये शिकायतें सच है या झूठ, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम लोगों ने मुझे निराश किया। पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, उनकी मदद करना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने पद का, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तुरंत वहीं से अपने अधिकारियों को बुलवाया, जिला प्रशासन को खबर की। जब बड़े अफसर आए तो उन्होंने अपनी पूरी घटना की पूरी कहानी बताई, कैसे उन्हें किसान बनकर थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, कैसे उन्हें अपमानित किया गया, कैसे उनसे रिश्वत मांगी गई। उन्होंने सख्त आदेश दिए, इस थाने में हर एक कर्मचारी को तुरंत निलंबित किया जाए और पूरे देश के थानों में यह संदेश भेजा जाए कि अगर किसी ने भी गरीब जनता के साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा सलूक किया या रिश्वत मांगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसा ही हुआ। पूरे उसराहर थाने को निलंबित कर दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देश भर के अखबारों में यह घटना छपी। लोग हैरान थे, प्रधानमंत्री होकर भी केसुआ इतने सादे हैं कि किसान बन सकते हैं। उन्हें गरीबों की इतनी फिक्र है कि वो खुद जाकर उनकी परेशानियों को देखते हैं। यह घटना आज भी याद दिलाती है कि असली नेता वो नहीं जो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइलें पढ़े, बल्कि वो होता है जो जनता के बीच जाए, उनकी पीड़ा को खुद महसूस करे
उन्होंने ना ही सिर्फ अपने साहसिक कदम से इन भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाया, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि गरीबों और कमजोरों का शोषण कर सके। यही कारण है कि उन्हें आज भी किसानों का मसीहा कहा जाता है, और यही कारण है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सत्ता में रहकर भी जमीन से जुड़ा रहना चाहता है, जो अपने पद का उपयोग जनता की सेवा के लिए करना चाहता है। ये कहानी हमें बताती है कि एक नेता जिसे जनता ने बिठाया है, जनता ने बनाया है, उसका काम है जनता की पीड़ा समझना, जनता के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम समझना, ना कि कुर्सी पर बैठकर फाइलें पढ़ना। और इस बात को बखूबी पिक्चर में हमारे सामने चौधरी चरण सिंह जी ने उतारा है, एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक नेता कैसा हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और लाइक दिस वीडियो, ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसी और एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।